हाँ जी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है? ठीक है बेटा, यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर हमने कर लिया था ना, इक्वेशन का तो कंप्लीट ही हो गया था, है ना? ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं टेस्ट रखवाऊंगा आपका, किसका? इक्वेशन का। ठीक है। अनाउंसमेंट आपके ग्रुप पे आ जाएगी। मैम को बोलूंगा डेट और डे वो अपने हिसाब से आपको 40-50 मार्क्स, 40 से 50 के बीच। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन में ना मैं कोई पार्टीशन नहीं करना चाहता, मतलब जैसे कोई और टॉपिक हो तो हम आधे आधे टॉपिक करके भी कर लेते हैं। ठीक है ना। इक्वेशन में मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा मैं करूं, लेकिन इक्वेशन में ना आप ले दे के सारा का सारा है क्या? क्वाड्रेटिक। ले दे के कॉन्सेप्ट के नाम पे है क्या? सिर्फ क्वाड्रेटिक ही है। इस वजह से वहां पे वाइफर मतलब मैं पार्टीशन नहीं कर पा रहा। ठीक है। अभी फिलहाल आज की क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, जैसा कि पिछली क्लास के अंदर ही बोल दिया था आप लोगों को। पहले ये बताओ, कैलकुलेटर लेकर आए हो? ठीक है। जो नए बच्चे हैं कौन कौन हैं? हाँ जी। तो आपके पास अगर नहीं भी होगा, देखो बराबर वाले के पास तो होगा ही होगा। और अगर चाहिए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप मुझसे ले जाओ। ठीक है ना। एक तो कैलकुलेटर है मेरे पास, एक और अरेंज करवा देता हूँ, जिससे आप भी पार्ट बन पाओ अच्छे से। आइए जरा देखिए, मैं टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। जो बच्चे पहली क्लास वाले हैं वो सुन ले, मैंने यहाँ पे एक चैप्टर ही करवाया है अभी, इक्वेशन। और आज की क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं एक और चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चैप्टर है। और अगर हम बात करें तो अगर कोई पूछे सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब, तो बेटा एक तरीके से देखा जाए तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स या सीरीज ऑफ नंबर्स। एक एग्जांपल देता हूं। 2, 10, 29, 68, 130, 222, चलता जा रहा है आगे। अगर कोई पूछे कि क्या है, मैं बोलूंगा सीक्वेंस ऑफ नंबर। अगर कोई पूछे कि क्या है, मैं बोलूंगा सीरीज ऑफ नंबर। ठीक है सर, लेकिन इसका कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। आ रहा है किसी को? सोचो, है तो सही। ऑब्वियसली मैंने भी सोच के ही लिखा है, कोई ऐसे रैंडम नंबर नहीं है, एक पैटर्न है। 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +2, 3 का क्यूब, शायद कुछ गलती भी हो गई है मुझसे, कितना? +3। उसके बाद 4 का क्यूब +4, 5 का क्यूब +5, 6 का क्यूब +6। ये पैटर्न है। ऐसे पता नहीं कितने लाखों पैटर्न बन सकते हैं, है ना। लेकिन पहले ये क्यों बताया आपको? क्योंकि बेसिकली मेरे को आपको जस्टिफाई करना था सीक्वेंस या सीरीज किसको कहते हैं। ठीक है। हमारे कोर्स में क्या ऐसे सीक्वेंस या सीरीज हैं? हाँ, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है नंबर सीरीज। एक चैप्टर है
कोडिंग, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ओड मैन आउट। तो उसमें नंबर सीरीज में ऐसे पैटर्न भी निकल के आते हैं, कोई खास फॉर्मूला नहीं होते, बस आपको ऑब्जर्व करने होते हैं ट्रायल एंड एरर से। किससे? लेकिन अभी जो आज की क्लास में चैप्टर चालू करना है वहां पे ये सीक्वेंस, ये पैटर्न नहीं पढ़ने वाले हम। वहां पे हम दो फिक्स तरीके के पैटर्न पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा क्या बेटा? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बहुत सारे पैटर्न्स में से दो फिक्स पैटर्न जो होते हैं उनमें से एक का नाम क्या होता है? एपी, और एक का नाम क्या होता है? ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट पकड़िए बेटा, कैलकुलेटर पीछे पहुंचा दे। ठीक है ना? हाँ जी, उस तरफ ले लो अभी एक। अर्थमेटिक वर्ड का मतलब होता है सम। अर्थमेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? और ज्योमेट्रिक वर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट। अर्थमेटिक वर्ड का मतलब होता है सम, ज्योमेट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी अगर मैं बात करूं तो एपी तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था, जीपी आपने 11th में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन शुरुआत अभी मैं किससे कर रहा हूं? एपी से ही कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें, मैं एक सीरीज बना रहा हूं, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29। आप सबको समझ में आ गया कि यहां पे क्या हो रहा है? बार बार एक कांस्टेंट को प्लस करके सीरीज को बनाया जा रहा है, और जिस कांस्टेंट को प्लस करके सीरीज बनाया जा रहा है वो नंबर कितना है बेटा आपका? और जो ये 3 बार बार प्लस किया जा रहा है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, और इसे प्रोनाउंस किया जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अभी तक तो ऐसी कोई बात बोली नहीं है जो मतलब कि पता ना हो, पहले से भी पता है। हाँ, ये हो सकता है कि भूल गए हूं, रिकॉल करवा दिया है। मैथ्स में तो यार सही बताऊं तो देखा जाए तो रिकॉल ही है, मैथ्स में तो रिकॉल ही है। सही मायने में अगर तुम कहो कि हम क्या नया सीख रहे हैं तो इसके बाद ही मैं स्टैट्स चालू कर देता हूं। आप चाहे 100 में से 100 मैथ्स में मार्क्स आते हो आपके, मतलब अब जैसे रिजल्ट आएगा ना, कब आ रहा है वैसे? 13 मई को। 100 में से 100 आए हैं आपके, आप स्टैट्स में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि जो यहां पूछा जाएगा वो आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, मैथ्स में तो यार मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी ऐसा है। कुछ बच्चे कह देते हैं कई बार कि नहीं सर यहाँ के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा उससे बेटर है, बट आई डोंट नो। मुझे तो लगता है कि हमने तो स्कूल में जब पढ़ा था, कभी भी एपीजीपी पढ़ा था, तो जितनी इंटेंसिटी या मैं कहूंगा डिफिकल्टी लेवल जो था यहाँ पे था, उतना ही हमने कब पढ़ लिया था? स्कूल में पढ़ लिया था। एनसीईआरटी का लेवल डाउन है, ये तो मैं मानता हूं। एनसीईआरटी में तो हटा हटा के एक्सरसाइज, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, अब ये नहीं है, बहुत ही कम कर दिया है। बट एज सच मुझे लगता है कि पेपर का स्टैंडर्ड तो कुछ भी आ सकता है, वो तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। तो स्कूल अगर मुश्किल बनाएगा तो फिर इस मुश्किल क्वेश्चन सिखाएगा भी, तो फिर यहाँ के लेवल में और वहां के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। आ रही है बात समझ में? अच्छा, आपको मैं साफ सीधी सी बात बता दूं, जिसको दो बच्चे हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर, एक बच्चा है मैथ्स बैकग्राउंड, एक बच्चा है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड। जो बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है वो ध्यान से सुन ले कि उसकी पास होने की गारंटी है, पास होने की गारंटी है।
किसके थ्रू? स्टैट्स के थ्रू। किसके थ्रू? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैथ्स को लेके ना थोड़ा फोबिया तो है ही। वो अपने आप को खुद ही मान रहा है कि हाँ मेरे में कहीं पे कुछ बेसिक में कम आता है, मुझे क्लिक कम करता है, कुछ ऐसे वाली बात है। तो उसके लिए एक तरीके से रास्ता क्या है? स्टैट्स। अच्छा, जो बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी मैथ्स में अच्छा है, मैथ्स बैकग्राउंड है, बेसिक भी अच्छा है, उसके लिए अब उसके लिए जब मैथ्स में ऑलरेडी बेसिक अच्छा है तो उसके लिए 40 मार्क्स तो सफिशिएंट नहीं हो सकते कि पास हो जाऊं बस। तो उसे कितने चाहिए? 100 चाहिए। तो अगर उसका स्टैट्स अच्छा नहीं है तो उसके 100 कभी नहीं आ सकते। ठीक है ना? ऑब्वियसली ना, मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, एलआर भी अच्छा होना चाहिए और स्टैट्स भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैथ्स उसका ऑलरेडी ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले का ही चल रहा है, तो उसे फिर ज्यादा ध्यान किस पे देना है? स्टैट्स पे। जिसका मैथ्स वीक है उसे किस पे ध्यान देना है? स्टैट्स पे। आ रही है बात समझ में? सिर्फ आई थिंक मेरी बात सुनिए या रिलेट भी कर पा रहे हो, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सी फाउंडेशन में, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन मोड में अब वो क्या करता है, जैसे खास तौर से जो मैथ्स बैकग्राउंड है कि बस कह रहे मैथ्स आता तो है ही, तो वो क्या करता है, ऑब्वियसली जिसको जो आता होगा उसी से काम चलाने की कोशिश करेगा। तो फिर पेपर में 12th में 96 आए थे, 98 आए थे, 99 आए थे, यहाँ पे 49 आए। तो ये मुझे लगता है ये तो बहुत ही बुरी बात है। और मैं तुम्हें दोबारा बता दूं, मार्क्स ना तुम्हें इस पोस्टर पे आने के लिए मार्क्स चाहिए, ना मुझे दिखाने के लिए मार्क्स चाहिए, ना दुनिया को दिखाने के लिए मार्क्स चाहिए। मार्क्स चाहिए तुम्हें अपने लिए, क्योंकि सीए के अंदर अप एंड डाउन्स आएंगे। शायद तुम्हें कोई भी अपने शब्दों से इतना अच्छा मोटिवेट ना कर पाए जो तुम्हारे मार्क्स कर पाएंगे। जब अपने ऊपर सेल्फ डाउट आएगा ना, तो उस दिन तुम्हारे मार्क्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे कि मैं तुक्के पे पास नहीं हुआ, है ना? उससे अच्छा बस वो एक शक्ल देख लेना एक बार रिपोर्ट कार्ड की, ठीक है ना? ऐसे ब्लड में पंप आएगा कि वैसा मोटिवेशन ना तुम्हारा टीचर, ना तुम्हारा दोस्त और ना तुम्हारे पेरेंट्स कर पाएंगे। वो अपने आप सेल्फ, और तुम्हें सबको पता है यार, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन होता है। टीचर या किसी के थ्रू करा हुआ मोटिवेशन एक बार के लिए तो जोश आ जाता है, हाँ आज से हम ऐसा कर देंगे, एक आध दिन भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऐसे तो संदीप महेश्वरी की वीडियो देख के भी लोग मोटिवेट होते हैं, कल से देखो अब मैं मोदी की रिप्लेस करने का प्लान करूंगा, ऐसी सोच भी आ जाती है ना? चलिए फिलहाल आ जाते हैं काम की बात पे। यहां पे बेटा कितनी टर्म्स लिखी मैंने? यहां पे टर्म्स लिखी A1, A2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, 10 टर्म है ना? यहां पे जरा देखना, 3 कितनी बार प्लस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कॉमन डिफरेंस का इफेक्ट हमेशा कैसा आता है? एक कम बार आता है। रीजन ये है कि कॉमन डिफरेंस का इफेक्ट कब से शुरू होता है? सेकेंड टर्म से। फर्स्ट टर्म तो विदाउट कॉमन डिफरेंस बनती है ना, तो इस वजह से जितनी भी टर्म होंगी कॉमन डिफरेंस का इफेक्ट कितनी बार आएगा? एक कम बार। पक्का? कितनी बार? एक कम बार आएगा। पक्का? अच्छा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें तो मैं तुम्हें सबसे पहले एक कैलकुलेटर का शॉर्टकट सिखा देता हूं। अगर आपको कोई सी भी टर्म निकालनी हो, अगर आपको कोई सी भी टर्म निकालनी हो, जब से हमने ये वाले कैलकुलेटर के शॉर्टकट बनाए ये चैप्टर काफी आसान हो गया, ठीक है ना? फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट कम हो गई, और समझना वो प्रेशर जैसी बर्स्ट हुआ ना, तो ये समझ लो बच्चे को फॉर्मूला भी याद हो जा रहा है। प्रेशर में जब ज्यादा प्रेशर होता है तब उतना अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाते। ये इंडियंस की नहीं, पूरे एशियंस की प्रॉब्लम है। क्रिकेट में देखा होगा तुमने कई बार, जब प्रेशर वाला मैच होता है तब अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हम जीरो पे आउट होते हैं। ठीक है ना? मतलब आप समझना, ये मैं कोई बातें नहीं कर रहा, समझो हमारी डीएनए ऐसा है
ठीक है, तो आपको अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होते ही तुम्हारी परफॉर्मेंस, एक्सेप्शंस आर देयर, बट परफॉर्मेंस क्या जाएगी डाउन। तो उसके लिए कैसी पढ़ाई करना, डेली। ठीक है, और ये सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं बोल रहा, फाइनल तक एक एक बार में निकलते हैं बच्चे, एक एक बार में, दूसरे अटेम्प्ट का मुंह देखने की जरूरत, एक बार में फाउंडेशन, एक बार में इंटर के दोनों ग्रुप, एक बार में फाइनल। खैर इधर देखिए, nth टर्म का जो फॉर्मूला है, यहां पे अगर हम बात करें तो a फिर प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा डी कैसा है, डी प्लस का भी हो सकता है और प्लस है तो प्लस का डी प्लस लिखना, माइनस का डी है तो माइनस लिखना, डी और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप नंबर n+1। ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपके कैलकुलेटर के डिस्प्ले में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, आपके कैलकुलेटर के डिस्प्ले में जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, वहां पे स्टेप्स लिखे आते हैं बेटा। जो, हाँ एक मिनट, नाम बताओ अपना। यार देख, वहां पे ऑफिस में कैलकुलेटर रखा है, बेटर रहेगा आप भी पार्टिसिपेट कर पाओ। मैम से बता देना एक बार, ठीक है, इसी वाले सामने वाले ऑफिस में। चलिए, तो यहां पे आपका स्टेप नंबर मैंने क्या बोला, n+1, ठीक है ना। और स्टेप नंबर n+1 का मतलब है कि nth टर्म है, अगर 10 टर्म निकालनी है तो स्टेप नंबर कहां तक, 11 तक, इक्वल टू प्रेस होगा। अगर 20th टर्म निकालनी है तो स्टेप नंबर 21 तक। तो सभी बच्चे अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी कि 2, लिखा भाई सबने। उसके बाद प्लस का साइन दबाएंगे और क्या प्रेस करेंगे, 3, जो कि कॉमन डिफरेंस है, इक्वल टू तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक कि स्टेप कितना ना आ जाए, 11, क्योंकि मैं कौन सी टर्म निकाल रहा हूं, 10। प्लीज लेट मी नो क्या वैल्यू आई, क्लियर है। हाँ जी, सबके लिए ठीक है। किस कोई ऐसा बच्चा जिससे ना हुआ हो यार, अच्छा आपसे नहीं हुआ, क्या बोला, दोबारा समझा दूं, ठीक है। आपसे हो गया बेटा, सारा आपसे कर रही हो अभी, ठीक है। तुम दोबारा से ऑन का बटन दबाओ, लिखो पहले 2, फिर प्लस का साइन, उसके बाद 3 और इक्वल टू स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11 पता है ना कहां देखते हैं, काउंटिंग नहीं करनी, कभी इक्वल को 11 बार काउंट कर रहे हो, नहीं, वो स्टेप देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो स्टेप्स आ रहे हैं, वहां तक इक्वल टू प्रेस करते रहो जब तक वहां 11 लिखा ना आ जाए। आ गया, हाँ। तो बेटा 10th टर्म देख तो ले, ऊपर वाले एग्जाम्पल में कितनी है, 29, और क्या हैगा फिर। चलिए, सही है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ के साथ एक और चीज देख लो, ये मैंने एक शॉर्टकट सिखा दिया, किसका, nth टर्म का। दोस्तों हाथ के हाथ मुझसे ये सीख लो, सम ऑफ nth टर्म। दोस्तों सुनो, कैलकुलेटर का शॉर्टकट सिखा रहा हूं और फॉर्मूला भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त जब अलजेब्रा आएगा, क्यों तब कैलकुलेटर पे ए बी सी या एक्स वाई जेड टाइप प्रेस नहीं हो पाएगा, तो फिर कैलकुलेटर वहां पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और फिर आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, फॉर्मूलाज का, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका काम चल जाएगा, पेपर में भी और प्रैक्टिस के टाइम पे भी, बट हाँ मैंने कहा ना, आप इग्नोर नहीं करोगे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सम ऑफ एन टर्म्स जो हैं, यानी कि एस एन, इसका तुमने कहा शॉर्टकट क्या एक और सिखाओगे, अरे नहीं यार, इसी में ही काम चलवा दूंगा,
जो सीखा है ना उसी में ही काम चलवा दूंगा। ए प्लस माइनस डी इक्वल टू स्टेप नंबर n+1। तुमने कहे तो बिल्कुल एज इट इज ही करवा रहे हो आप। इसके बाद प्रेस करना जीटी। जीटी की फुल फॉर्म मैंने बताई हुई है, ग्रैंड टोटल। और ये क्या करता है, इक्वल टू के बाद जो जो वैल्यूज आती है उन सब का क्या कर देता है, टोटल। ये पिछली क्लास में बताया था ना, जब वो मैन और बॉयज वाला क्वेश्चन आया था। तो यहां पे जीटी दबाना और उसके बाद प्लस ए यानी कि फर्स्ट टर्म दोबारा से ऐड करना और इक्वल टू, तो आपका सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां पे सीखना है तो ये लो, सम ऑफ 10 टर्म निकलवा के सिखाता हूं। सब बच्चे क्या करेंगे, 2 प्रेस करेंगे। जो कैलकुलेटर के स्टेप्स है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, 2 लिखेंगे, प्लस में 3 प्रेस करेंगे, इक्वल टू स्टेप नंबर स्टेप नंबर 11 प्रेस करेंगे। उसके बाद बेटा जी जीटी प्रेस करेंगे और उसके बाद आपका फर्स्ट टर्म यानी कि +2 इक्वल टू करेंगे। प्लीज लेट मी नो, सम ऑफ 10 टर्म 55 आ रहा है, इतना ही बोला ना आप लोगों ने, 155 आ रहा है। ठीक है, अब ये चेक करना बनता है कि यार सही भी आ रहा है, आया ना सबका जी। दोबारा बेटा ऑन का बटन दबाओ, दबा दिया, लिखो 2 प्लस का साइन 3 इक्वल टू स्टेप नंबर 11 तक। स्टेप पता है ना सारा, कहां देखते हैं। उसके बाद जीटी, उसके बाद +2 इक्वल टू, आ गया ना। अच्छा, अब ये तो चेक करें कि आंसर आ भी रहा है, मतलब अच्छा ए प्लस क्यों कर रहे, ठीक है, बस जवाब, इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो। मैं कह रहा था कि 155 आ रहा है, अब सही भी आ रहा है या कुछ भी आके निकाल के दिखा दिया। एक काम करो, अब कैलकुलेटर से नॉर्मली प्लस करके देखना, 2 + 5 + 8 + 11 + 14 करना जरा सभी। मैन्युअली ऐड करो, आ गया ना। तो इसका मतलब जो शॉर्टकट सिखाया या कैलकुलेटर के स्टेप सिखाए वो काम क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉपर कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉपर कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, सुन, 1 मिनट, क्या नाम है तेरा, जैनित। जैनित, मैं तेरे को जवाब देता हूं और सुन, मैं हर जगह ही जवाब दूंगा, ऑलमोस्ट 99%। 1-8% इसलिए बोलता हूं क्योंकि ना कई बार सिलेबस से बाहर जाना पड़ जाता है, किसी चीज का लॉजिक बताने के लिए कोई ऐसी चीज बतानी पड़ रही है जो तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, तो यार वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाती है, तो वहां पे मैं स्किप करूंगा। ठीक है, लेकिन एक ये पर्सनल फीलिंग ये भी है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा क्यू में घुसता है ना, कई बार मैंने देखा यार, वो उसके मार्क्स उतने ज्यादा स्कोर नहीं हो पाते, और जो कह रहा है बस ये ऐसे होता है ना, हाँ बस ठीक है, मतलब ये पर्सनल फीलिंग है, मैं भी तेरे वाला ही हूं, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों नहीं, उसके दिमाग में नहीं कितनी बातें आती हैं, वो कहीं ना कहीं गलतियां कर जाता है। और जो कह रहे हैं ना, अच्छा अच्छा ऐसे करना है ना, बस ठीक है। उसके बाद दूसरा, वो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को चुप करा रहा है, उसके माइंड में आ ही नहीं रहा क्वेश्चन, और एक अंदर ही अंदर सोचे जा रहा है कि ऐसा क्यों करा है, सस्पिशियस हो रहा है। तो मतलब मैं थोड़ा कह रहा हूं, थोड़ा कंट्रोल तू भी करियो, ठीक है। मैं तो खुद इंटरेस्टेड हूं क्यों बताने में, लेकिन मैं यकीन बताऊं, इस क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे बिना किसी को देखे वैसे ही बताए तो 90% क्यों जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना। अब इधर देखिए प्लीज, तो यहां पे बेटा इस बात का जवाब ये है, आपकी क्वेश्चन का जवाब ये है कि ना 2 + 3 = लिखा। जब तूने 2 + 3 = लिखा तो क्या आया, 5। ये तो सेकंड टर्म आई। जीटी जो है वो इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू होती है सिर्फ उसको कंसीडर करता है, तो 2 ऐड नहीं हुआ, एडिशन शुरू कहां से हुआ, 5 से, जबकि फर्स्ट टर्म क्या थी,
टू। बस ये रीजन है कि बाद में टू दोबारा प्लस करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो आपका nth टर्म बता दिया और सम ऑफ nth टर्म भी आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि सीरीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। भाई अर्थमेटिक वर्ड का मतलब ही प्लस होता है, तो जब प्लस होता है अर्थमेटिक वर्ड का मतलब तो सीरीज इंक्रीज ही होगी। लेकिन अगर आप प्लस पॉजिटिव के नंबर से करोगे तभी तो सीरीज इंक्रीज होगी। अगर नेगेटिव के नंबर से करा तो प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव के नंबर से कर रहे हैं तो सीरीज क्या होगी? डिक्रीज। तो कोई बच्चा कहने लगा मुझे कि सर क्यों बातों को घुमा के बोल रहे हो, सीधा सीधा बोलो ना, माइनस ही करना है। पहली बात, अर्थमेटिक वर्ड का मतलब क्या बताया था? सम। दोस्तों याद रखना, अर्थमेटिक का मतलब सिर्फ प्लस करना होता है, माइनस करना नहीं होता। और सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी बात बोल दी है तो मैं जबरदस्ती हो जाता है, अड़ जाते हैं, नहीं। अर्थमेटिक का वर्ड का वाकई में मतलब क्या होता है? सम। और ज्योमेट्रिक वर्ड का वाकई में क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट। अगर आप सम नेगेटिव के नंबर से करोगे सीरीज डिक्रीज होगी, है ना। और यहां पे आइए एक एग्जांपल यार ऐसा भी लेके चलते हैं। और सबसे पहले 125, 120, 115, 110, 105, 100, 95 और 90। यार ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और ये एट्थ टर्म है। तो सबसे पहले यार चेक करो कि क्या आपके nth टर्म, यानी कि कोई सा भी टर्म देख लो। अब A7 निकालो, A7 निकाल के देखता हूं, A7 निकाल के देखो क्या मैच हो रहा है। एज पर द फॉर्मूला सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा, लेकिन सबको पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है, यानी कि यहां पे क्या प्लस किया जा रहा है? -5। याद। और एक और चीज नोटिस कर लो बेटा, दोबारा देखो, यहां पे वैसे तो एट्थ टर्म है, लेकिन -5 देखना कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बार बार बताने के पीछे वेरिफिकेशन नहीं है। बार बार बताने के पीछे जितनी बार बताऊंगा कहीं ना कहीं हेल्प करूंगा तुम्हें याद रखवाने में, है ना। एक ही चीज को अगर क्लास में 10 बार बोलो तो क्या हो जाता है? याद हो जाता है। ठीक है ना। प्रैक्टिकल से लेकर थ्योरी तक एक ही सिस्टम है, एक ही चीज को बार बार बोलना है, लेकिन वो थोड़ा मोनोटोनस भी हो जाता है मैथ्स में खास तौर से, तो इसलिए मैं यहां पे लिमिटेड टाइम ही बोल रहा हूं। अब इधर देखो 125, क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस का है तो -5 इक्वल टू यार मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है? A7। तो स्टेप कितना बेटा जी आपका? 8। प्लीज लेट मी नो, कंफर्म करो क्या आंसर सही आया। अच्छा जी, यार सम ऑफ 7 टर्म 125 -5 इक्वल टू स्टेप नंबर 8। और यस ऑफ कोर्स जीटी और प्लस में फर्स्ट टर्म यानी कि 125 और इक्वल टू बताओ 770। ठीक है। और एक बार प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप वैसे भी ऐड करके देख लो, 125 से शुरू करो और 95 पे तक ऐड करो। क्या 770 आ रहा है? क्या कुछ गलत आ रहा है? ठीक है। तो आपके जो दोनों कैलकुलेटर है वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। बहुत कुछ है बेटा, बता दूं, बहुत कुछ है चैप्टर में बताने लायक। और लेकिन क्या होगा अगर ऐसे बताता रहूंगा तो थोड़ा सा वो मोनोटोनस हो जाएगा, इसीलिए जो बताया है उसके बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल्स करवाता हूँ, फिर कुछ और बताऊंगा उसके प्रैक्टिकल्स, एंड इस तरीके से चीजें चलेंगी।
ओवरऑल, हाँ ओवरऑल, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हालांकि तुम अपने सुनो, जब मैं स्टैट्स के लिए बोलता हूँ ना बेटा, स्टैट्स का फेवरेटिज्म दिख रहा है अगर, तो उसके पीछे रीजन है कि स्टैट्स में ना वैसे भी क्वेश्चंस की वेराइटीज कम है। देख बच्चे, होने को मैथ्स का पेपर बहुत मुश्किल बनाया जा सकता है, स्टैट्स का भी ऐसे ही बहुत मुश्किल बनाया जा सकता है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल का मतलब कि आप नाम के अलावा कुछ लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। ऐसा तो पेपर मैं ही बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब एक बोलने वाली बात है, अब 100 क्वेश्चनों में कोई बहुत ही मेहनत करके आया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक आदमी ना कर पाए, लेकिन हाँ वो भी अच्छा। ये अच्छी बात है, इसने बात छेड़ी है, और ये सब बातें भैया बीच बीच में अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको अवेयर करवा रहा हूं। मुश्किल के नाम पे मैं क्या करूंगा सुन लेना यार। ऐसा जब पूरा पढ़ाया है तो ऐसा कौन से क्वेश्चंस ले आऊंगा जो तुम्हें फिर तब ना है, ऐसा तो नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, मुश्किल क्वेश्चन जो मिल जाए, सारे मुश्किल नहीं मिल पाएंगे तो फिर थोड़े लेंदी क्वेश्चन डालूंगा। लेंदी क्वेश्चन आते ही ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेपर में टाइम कंज्यूम होगा, तुमसे वैसे छूट जाएंगे। मान लिया आते को तुम्हें 100 में से 100 आते थे, लेकिन क्योंकि लेंदी थे तो तुमसे हुई कितने, 50-60 हमेशा। और याद रखना, अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपका ऐसा ही रिफ्लेक्शन आएगा। मतलब जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो वो फिर भी 70-80 के आसपास ले आएगा, लेकिन 90 प्लस वाला काम नहीं हो पाएगा अगर पेपर लेंदी आया तो। समझ गए बात को। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने बता दिया मुश्किल में कैसे बनाऊंगा। मुश्किल के नाम पे मैं क्या करूंगा, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस की क्वांटिटी क्या कर दूंगा, ज्यादा। एक चीज और, मैथ्स में ना वैरायटी ज्यादा होती है। वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्टैट्स में वैरायटी नहीं है। मतलब ये समझ ले, अर्थमेटिक मीन के 10 क्वेश्चन बनाए या 15 क्वेश्चन बना दिए, बस 15 के अलावा कोई और बन नहीं सकता। या बन ना सकते के बजाय मैं ये बोलूंगा कि पेपर के अंदर जो सीए फाउंडेशन का पेपर है उसमें 15 से ज्यादा नहीं आ सकता। अब तुम ये इतने भी खुश मत हो जाना, क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक मीन के 15, ज्योमेट्रिक मीन के 5, हार्मोनिक मीन स्टैट्स का एक चैप्टर है, हार्मोनिक मीन के 10, जोड़ते जाओ जरा, 15, 5, 10, मीडियन के 10, मोड के 5, और 10-15, चलो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मान के चलता हूं, 15 क्वेश्चन किसके, प्रॉपर्टीज बेस्ड। कितने बनाए, 60 क्वेश्चंस के टाइप बना दिए। 60 के बाद 61 टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर। बन सकता है लेकिन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। समझ गए। तो जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं तो वहां पे तुम्हें क्या लगेगा, अरे ये तो वही वाला है, अरे ये तो क्लास में करा था, अरे ये तो उस दिन प्रैक्टिस करा था, ये तो उसने पूछा था, ये तो उसने बताया था, ऐसा मिलेगा आपको। मैथ्स में भी यहां पे ऐसा ही मिलेगा आपको, अगर तैयारी होगी ठीक तो। लेकिन मैथ्स में जो 60 में कवर हो रहा है ना, वो ये समझो कि कुछ चैप्टर्स में 100, कुछ चैप्टर्स के लिए 100, जैसे एपीजीपी है तो मैं यहां 60 में नहीं, ये जो लूप बनाने वाली बात है कि इसके बाहर पेपर नहीं आ सकता, तो मुझे कितने क्वेश्चन चाहिए होंगे, 100। और अगर कोई टाइप हुआ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड जानते हैं, तो फिर मेरी ये रेंज पहुंचेगी 150। और हो सकता है मैं ये कहूंगी, देख 200-250 क्वेश्चन है, ये कर जा, 200-250 क्वेश्चन है, 120 मैं करवा दूंगा, 130 तू कर लियो। अब उसके बाद इतना ऐसा हो जाएगा पीएनसी कि अगर कोई बच्चा डाउट पूछने के पास मेरे पास आ रहा होगा ना, तो तू कहेगा कि सुन कौन सा क्वेश्चन है मुझे बता, पहले सर के पास मत जा, मुझसे पूछ ले। तो अलग अलग चैप्टर की रेंज है, ठीक है ना। एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी का, गिनती के 4-5-6 फॉर्मूला है बस, और सबके शॉर्टकट्स हैं। किसी बच्चे को, एक सिंगल बच्चा नहीं होता क्लास में जिसे शॉर्टकट याद ना हो, जिसे फॉर्मूला याद ना हो।
पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 14 मार्क्स की वेटेज है उसकी मैथ्स में, और सबको आएगा, कोई अलजेब्रा वेलजेब्रा कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे क्या, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना, बड़ा बेसिक सी लैंग्वेज आती है, लेकिन शायद बच्चा या तो उतना टाइम देता हो या उतनी पेशेंस के साथ उतनी डेप्थ में सोचने की हैबिट नहीं डालता। लेकिन जो डाल देता है वो तो नहीं, मना नहीं करता, मतलब कहता सर सारे हो गए थे पेपर में। ठीक है, तो बच्चे आपको मैंने पूरा बता दिया, बिल्कुल सही, सब कुछ सेटल है। अगर कभी सीए फाउंडेशन में रिजल्ट डाउन होता है तो वो बच्चे की खुद की कमियों की वजह से होता है। ठीक है, शुरुआत में साथ साथ नहीं करते गए, बाद में चारों सब्जेक्टों का प्रेशर आ जाता है और फिर वो कोलैप्स हो जाता है, मतलब उससे फिर कुछ नहीं होता, बस वो टेंशन में सोचे जा रहा होता है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा होता है। तो मैंने तुम्हें जो गलतियां होती है वो बता दी है, और आगे भी मैं रिकॉल करवाता रहूंगा। तुम बस कोशिश करना कि तुमसे ये गलतियां ना हो। हाँ जी, इधर देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन करते हैं। जो टाइप सिखाया है पहले उसी टाइप के करवाऊंगा ना। कहता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -39। बच्चे अब देखो इसे करने का तरीका, मैं कैलकुलेटर का एक एक स्टेप लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा 1, उसके बाद इसे माइनस का बनाने के लिए क्या प्रेस कर दूंगा, प्लस माइनस। ठीक है, इस प्लस माइनस की को दबाने का फायदा यह होता है कि स्टेप इंक्रीज नहीं होता। समझ रहे हो बात को, स्टेप इंक्रीज नहीं होता, स्टेप्स का ही तो खेल है। मैंने अभी स्टेप्स n+1 करा, तुम कुछ चेंज कर दो तो स्टेप क्या हो जाएंगे, कम या ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए तो ये 1 रेखा, इसे माइनस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस माइनस की की दबा दी। सबको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस कितना है ना। तो आप फिर इसके बाद माइनस प्रेस करेंगे 2 और इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू तब तक प्रेस करते रहना जब तक -39 ना दिखाई दे तुम्हें। और यहां पे एक बच्चे ने बताया, कहता है सर कितनी, 21st स्टेप पे सर मेरे कैलकुलेटर पे क्या आ गया डिस्प्ले में, -39 आ गया। और अगर स्टेप 21 आया है तो टर्म कौन सी होगी, तुम्हें ध्यान है ना, स्टेप एक ज्यादा लेते थे, nth टर्म में स्टेप क्या लेते थे, n+1। तो अगर स्टेप आपका 21 आ रहा है तो टर्म कौन सी होगी, 20। पक्का। मैं अभी यहीं रुक जाता हूं, पहले जरा बताओ, तुम लोग सेटल कर लो अपने आप को और करो जरा प्लीज। कर लिया है? सिया हुआ तेरे से, तेरा -39 आ गया डिस्प्ले में, मुझे शो कर एक बार। देख ऑन का बटन पहले दबा दिया, दोबारा कर ले। आप दोनों गर्ल्स, हो गया? ठीक है, अवनी आपसे, आपसे बेटा, पृथ्वी, क्या नाम था, अंशु नहीं, तन्मय, तन्मय नाम है ना। हाँ हो गया, तेरे से पता चल रहा है ना, -39 डिस्प्ले में आ रहा है, स्टेप में 21 आ रहा है। ठीक है, आपकी भी फर्स्ट क्लास है क्या? अच्छा, मतलब पिछली क्लासेस में थे आप? ठीक, ठीक है। दोस्तों एक बात और, तो देखो ये 1.5-2 साल की मेहनत है फाउंडेशन और इंटर की, इसमें तुम्हें सबसे एक पहला चेंज लाना पड़ेगा, रेगुलरिटी। बहुत बड़ी की है सक्सेस की। आप यकीन मानना बच्चे ऐसे करते हैं, आलसी वाली बात हो जाती है, लेजीनेस, कि लगातार एक हफ्ते चले गए तो इसलिए छुट्टी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लगातार एक हफ्ते चले गए, बताया मैं रोज रोज नहीं, इसलिए छुट्टी कर रहे हैं क्योंकि मैं रोज रोज नहीं। तो ये सब आपको अपनी बचपना जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये सबका आंसर आ गया, मुझे नहीं लगता किसी का डाउट आया है। अच्छा इधर देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सब देख रहे हो, यहां पे प्लस का साइन दिख रहा है, यानी कि, और आखिरी में क्या कह रहा है वो, विल अमाउंट टू 155। दोस्तों यहां पे अब देखो मैं करके दिखाता हूं। पहली बात तो ये, मेरे को तो देखते ही समझ में आता है, और मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है, और जिनको नहीं आता वो सुन लीजिए। क्या तुम्हें यहां दिख नहीं रहा कि कॉमन डिफरेंस -1/3 है? बोलो भाई, और जबरदस्ती भी हाँ मत करना।
अगर आपका नहीं क्लिक करा तो मुझे रोकोगे और बोलोगे कि सर बताओ कैसे आया। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें, आप जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो कोई सी भी टर्म से उससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या कर देते हैं, माइनस। अब आप तुम कोई सी भी टर्म का एग्जांपल ले लो बेटा। हाँ जी, ये देख बेटा, 9 2/3 में से अगर मैं 10 माइनस करूं, आपका नाम क्या है बेटा, प्रणव। प्रणव, यहां पे मिक्स फ्रैक्शन है, तुझे पता तो है, एलसीएम 3, 9 3 27, 27 प्लस 2 29, और एलसीएम की वजह से -30। बता क्या आंसर आया। ठीक है बेटा, मैंने कोई दूसरा और चेक करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे पूछा नहीं है, मुझे बताया है कि ये सीरीज किसकी है, एपी की। ठीक है ना। और मतलब जैसे अगर नहीं भी बताया तो हम मतलब कन्विंस हैं। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि चेक करना है तो एक और बार कर लेना ऐसे 9 1/3 -9 2/3, 9 कॉमन ही ले ले हैं। तो अब इसके बाद, या बल्कि मुझे लगता है ऐसे शायद गलत हो जाएगा। यहां पे देखिए आपका कितना, एलसीएम 3 है और ये हो गया 28, और ये कितना, तो आंसर क्या आ गया। ठीक है, दिख गया ना सबको। तो यहां पे अब तुमने कहा अब बताओ कैसे करना है, तो बेटा जी जवाब ये है। ये देखिए भाई सभी प्लीज, सबसे पहले मैं अपने कैलकुलेटर में लिखूंगा फर्स्ट टर्म यानी कि 10, उसके बाद माइनस करूंगा। बेटा 1/3 थोड़ी लिखा जाता है कैलकुलेटर में, सबको पता है कैलकुलेटर में। और 3 सर कितनी बार ले, 4-5 बार ले लो, क्या दिक्कत है ना। और 10 - 0.333 और इक्वल टू पता है कब तक प्रेस करते रहना। मान लो कि शायद सम ऑफ 30 टर्म जो है उससे तुम्हारा 155 आएगा, तो तुम लेना स्टेप नंबर 31 तक, उसके बाद जीटी, और उसके बाद +10 में नीचे लिख देता हूं +10 इक्वल टू। चलो जल्दी से करके बताओ क्या। नहीं तुम सुनो, एक मिनट, कुछ गलती कर रहे हैं बच्चे। सुन लो, तुम क्या कर रहे हो, यहां पे ये सम है बेटा, उसने देख क्या लिखा है, विल अमाउंट टू 155। तो तुम सम ऑफ 30 टर्म निकालो, यानी कि स्टेप नंबर 31 तक जीटी और फर्स्ट टर्म +10 दोबारा ऐड करो, देखो क्या 155 आ रहा है। तो तुम 34 क्या बोल रहे थे, वो आपने, आपको पता है ना, आपने 30th टर्म के हिसाब से करा है। ठीक है, वो स्टेप आखिरी वाले स्टेप मैंने कभी पूछे ही नहीं बेटा। ठीक है, तो सबका 155 आ गया क्या। कुछ बच्चे अभी तक आया नहीं, अच्छा कर रहे हैं। ये बेटा इतनी स्लो इक्वल टू दबा रही है, इधर आ, इसे उठ के आ एक बार, यहां रख कैलकुलेटर, इधर आ जा, यहां रख कैलकुलेटर, करके दिखा मेरे सामने। 10 - 0.333, एक दो बार और ले ले बस, इक्वल टू स्टेप नंबर 31 तक। ठीक है, जीटी +10 इक्वल टू, आ तो गया। पहली बार में आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या, तो यानी कि कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, बैठो आप। और कौन है ऐसा जिसका नहीं आया है, इज देयर एनीवन जिसका नहीं आया, पक्का ना। मैं आपके पास आके, आपकी सीट पे आके सिखा दूंगा, लेकिन मुझे बताओ आ गया सबका। चलिए, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। सम ऑफ 30 टर्म से 155 आ रहा है, तो सर आंसर यही ऑप्शन टिक कर देते हैं। सुनो, तुम एक काम करो, एक बार ना मान के चलो बेटा, संजीव नाम है, क्या नाम है, हाँ सुन ले पहले। सम ऑफ 30 टर्म तो 155 है ही, सम ऑफ 31st टर्म भी करके देखो, और जब सम ऑफ 31st टर्म करोगे तो स्टेप कितने लोगे, 32। प्लीज करो एक बार जरा,
कुछ बच्चा कोई बोल रहा था यहाँ पे कि कुछ कहना चाह रहा था कोई? सेम आ रहा है ना? अब तुमने कहा ये क्या चक्कर है सर, सम ऑफ 30 से भी वही आ रहा है, सम ऑफ 31 से भी वही आ रहा है। बच्चे उसके पीछे रीजन है कि आपका जो 31st टर्म है ना वो जीरो एक्चुअली, इस सीरीज का जो 31st टर्म है वो क्या है? तो सम ऑफ 30 भी 155 और सम ऑफ 31 टर्म भी 155, क्योंकि 30 टर्म के बाद जब 31वीं टर्म 31st टर्म को जब ऐड करा गया तो वो जीरो थी, तो टोटल अभी भी किसके बराबर रहा? 155। और चेक करने के लिए आंसर ही बताऊंगा क्या टिक करना है। चेक करने के लिए एक काम करो, अब सम नहीं nth टर्म निकालो, यानी कि 31st टर्म निकालो, देखो जीरो आएगा। कैसे? 10 माइनस 0.33333 और उसके बाद इक्वल टू स्टेप नंबर 32 तक। तो 0.0001 मतलब अगर वो 333 और लेते तो ये 00 और आगे बढ़ जाता, तो यानी कि इसका मतलब 31st टर्म किसके बराबर है? जीरो। तो सम ऑफ 30th टर्म भी 155 होगा और सम ऑफ 31st टर्म भी। अब तुमने कहा कि सर ये तो बताओ फिर अब पेपर में क्या टिक करके आना है। बच्चे पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ना नंबर ऑफ टर्म नहीं, अगर बिल्कुल सब कुछ ऑप्शन वगैरह यही रखने हैं तो इसको पेपर में ये लिखना चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ टर्म। क्या बोलना चाहिए? क्या आंसर टिक करोगे? और अगर पेपर में यही क्वेश्चन आएगा और लिखता है क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, बस। तो ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है। आप 30 और 31 में से कहोगे किसको चूज करें, वो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी कि मतलब आप इसमें दोनों में किसी में वो नहीं रख सकते, प्रेफरेंस नहीं रख सकते। खैर, क्वेश्चन नंबर आप लोग अभी के अभी करेंगे 11 से लेकर 14 तक। 11 से लेकर 14, 11 12 13 14 अभी करेंगे, और कैलकुलेटर से ही करेंगे। इलेवन टू 14। ठीक है, 11 का आ रहा हूं, आंसर बाद में वेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, आप कैसे करते जाओ बस। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन कर ले 100 तक कितनी देर लगी देखिए जरा। चल एक बार देख, 1 घंटा लगेगा। वो ठीक है, लेकिन नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन है, तो तू माइनस के लिए श्योर हो सकता है, 18,900 के लिए श्योर। तो सम ऑफ 100 करके देख यार पृथ्वी, कितनी देर लग जाएगी। एक कैलकुलेटर रखा है ऑफिस में, वो दियो इधर। आएगा ही वही, मुझे तो कह रहा था कि आंसर याद भी हो गए ना, ये भी तो बात है। हाँ, वो फॉर्मूला लग जाएगा। एक मिनट पीछे देखो, अब खत्म हो गए, ठीक है ना।
भाई पहले 11th का आंसर बताओ, 12th का, 13th का। अब पहले बताओ किस किस का नहीं हुआ है, जिनके पास कैलकुलेटर था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, मतलब 13th हुआ नहीं या किया नहीं, हुआ नहीं। ये लो भाई प्लीज, यार कॉमन डिफरेंस तो बता दे क्या है। तो फर्स्ट टर्म 0.6 प्लस में कॉमन डिफरेंस 0.6 इक्वल टू स्टेप नंबर 14, बता वैल्यू। तो ठीक है, अच्छा 14 सबने करा है प्रॉपर, 100 स्टेप तक करा है ना, 101 स्टेप तक। हाँ एक मिनट, लगा सकते, नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, तो थोड़ा हर्डल क्रिएट कर देता है बस। लगा सकते हैं पर जो आप कह रहे हो गलत नहीं, ठीक है। अच्छा ये हो गया भाई सभी के सभी से। सुनो एक चीज देख लीजिए सभी, अगर कभी ए बी सी एपी में है, पहली बात तो ये कि अगर एबीसी एपी में है तो इन्हें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद एक। तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ए एन माइनस वन। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो डी होता है वो क्या होगा, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। इस हिसाब से तो आपका आंसर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, बी माइनस ए और सी माइनस बी। ऑल ओके, बी माइनस ए और सी माइनस बी। तो अब ये क्या बन गया, टू बी इक्वल टू ए प्लस। पहले तो ये भूलना मत ये रिलेशनशिप कि अगर ए बी सी ए पी में है तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस। इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, टू बी इक्वल टू। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस सी अपॉन में 2। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, a प्लस सी अपॉन में 2 अगर मैं करूंगा, a प्लस सी अपॉन में 2 अगर मैं करूंगा तो ये तो अर्थमेटिक मीन नहीं आएगा a और c का। अर्थमेटिक मीन सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना बेटा अर्थमेटिक मीन। रिलेट कर पा रहे हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ। तो मैंने ए और सी के दो ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो दैट विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी ना। हाँ जी, क्या होगा, दैट विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। श्योर? तो अगर ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी है, अरे तो दोस्तों एक बात बताओ, यानी कि आपका ये किसके बराबर है, बी के। तो इस वजह से अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कभी भी तुमसे ये बीच वाली जो टर्म्स होती है ना, बीच वाली मतलब सिंगल हो या मल्टीपल हो, आई रिपीट सिंगल हो या बीच वाली टर्म्स को, एक्सट्रीम टर्म्स को नहीं, एक्सट्रीम मतलब शुरुआत और लास्ट को नहीं, बल्कि बीच वाली जितनी भी टर्म्स है उनको ये एपी की टर्म्स ना बोल के बल्कि क्या बोल देते हैं, अर्थमेटिक। क्या बोल देते हैं, अर्थमेटिक। मैंने वो जस्टिफाई करा है कि अर्थमेटिक मीन वर्ड क्यों बोला जा रहा है। सेटिस्फाइड है इस एक्सप्लेनेशन से? ठीक है, अब सुनो, तो यहां पे वो क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। अब मुझे बताओ जरा, यहां पे आपका जैसे कि आप लोगों ने एबीसी का रिलेशन बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्स वाई जेड एपी में है, रिलेशन बोलो।
2y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडल वन इज इक्वल टू द एग्रीगेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वन। दोस्तों अगर पी क्यू आर एपी में है, याद करवाने के लिए कर रहा हूं ये सब, क्या रिलेशन है सब। मुझे लगता है अब अगर पेपर में चाहे एबीसी बोले, चाहे एक्स वाई जेड बोले, चाहे पी क्यू आर बोले, आपको इंस्टेंटली क्लिक करेगा कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। अच्छा एक बात और, अभी तक जो भी मैंने लिखा है इसके बेसिस पे आपने ये तो पता है आपको, ये सारी की सारी मैं क्या मान रहा हूं, नहीं एपी के साथ साथ क्या मान रहा हूं, एपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। और सिर्फ 1 2 3 ही नहीं, सॉरी मैं बार बार 1 2 3 लिख रहा हूं, ये लो क्या लिखा, अब थोड़ा सा मिक्स हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, समझ गए ना आप। 11 टर्म 12 टर्म और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 1 2 3 नहीं होता, 91 92 93 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार टर्म्स, ठीक है। अच्छा चाहे वो कोई से भी लगातार हो। अच्छा एक चीज और, सेवेंथ टर्म इज एक्स, 21 टर्म इज वाई, 35th टर्म इज जेड। अब क्या रिलेशन होगा, तुमने कहा ये कैसे पॉसिबल है, आपने तो बोला था सब्सीक्वेंट टर्म्स के बीच का गैप ऐसा होता है, ये देखना कौन सी टर्म बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। और जिसने बोला बच्चे ने ध्यान से सुनना, बाकी भी कह रहे सर एक्चुअली इनमें गैप जो है वो कैसा है, बराबर बराबर, गैप जो है वो कैसा है, तो गैप बराबर हो गया, बस यही तो, जहां पे डिफरेंस बराबर हो जाता है उसी को तो क्या कह देते हो, एपी, उसी को क्या कह देते हो, एपी। समझ गए बात को। तो याद रखना अगर इक्वल गैप्स वाली टर्म्स भी होंगी तब भी रिलेशन यही होगा, एबीसी होगा तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी, एक्स वाई जेड होगा तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, पी क्यू आर होगा तो 2q इक्वल टू पी प्लस आर। ऑल ओके, सबके लिए ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन था आपका यहां पे, कहते हैं टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन। दोस्तों मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, मैंने कहा मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवा के रखना चाहता यार, मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन तो चलो मैं भी करवा सकता हूं, बात है फिर आगे से तो आप खुद ही कर पाए ना, तो इसीलिए मैं सब चीजें कॉन्सेप्चुअली पहले बताने के बाद करता हूं। अच्छा आप सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, क्या वर्ड बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, पता ही है आप सबको, ए डी प्लस करेंगे तो ए प्लस डी, एक और बार डी प्लस करेंगे तो, एक और बार डी प्लस करेंगे तो, एक और बार डी प्लस करेंगे तो, कहां तक दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। दोस्तों आपने नोटिस किया कि सेकंड टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है, थर्ड टर्म में डी का कोफिशिएंट, फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट, फिफ्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट। पता भी है क्यों एक कम है, क्योंकि डी का इफेक्ट एक कम आना ही है, सेकंड टर्म से शुरू होता है। लेकिन अब अगर nth टर्म का फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला होगा a प्लस में n-1 इंटू डी। ऑल ओके, पता नहीं कितनी ही बार आपको बता दिया कि डी का मतलब क्या होता है, ए एन माइनस एन माइनस, लेकिन लेकिन लेकिन
इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है दोस्तों, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है दोस्तों, वो तब लगता है जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है। 11 टर्म, 12th टर्म, 10th टर्म में से माइनस कर दिया 9th टर्म, 19 टर्म में से माइनस कर दिया 18 टर्म। लेकिन अगर कल को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, अल्टरनेट डी निकालने का एक और फॉर्मूला, ये देखो, ए एम ए जे। एम और जे क्या सब्सीक्वेंट टर्म अल्फाबेट होते हैं? एम और जे सब्सीक्वेंट अल्फाबेट होते हैं, ठीक है ना? जे के बाद के एल एम मतलब सब्सीक्वेंट, और यहां पे एम माइनस जे। आप ये फॉर्मूला लगा दो, आपका तब भी डी आ जाएगा। क्या बोला? तब भी आपका। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं वेरीफाई करना चाहता हूं। एक बात बताओ, सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल फर्स्ट। यार याद करो, A10 माइनस A1 और नीचे क्या कर दूं? तुम्हें ध्यान है सबसे पहले एग्जांपल में A10 कितना था? 29 था ना? और A1 कितना था? 10 माइनस 1 कितना हो गया? 27 डिवाइड बाई 9 कितना हो गया? नो नहीं, 3। और सबको याद है कि पहले एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस कितना था? अच्छा जी। दूसरा एग्जांपल याद करो, जिसके अंदर 7th टर्म, वैसे तो 8th टर्म लिखा था लेकिन मैंने 7th टर्म लिया था। 95 था ना 7 टर्म। A7 माइनस A1 अपॉन में कितना? तो A7 था 95, A1 था 125, 125 लिया था 120, और नीचे क्या हो गया? 6, ऊपर आ गया 30। कट करो, आंसर क्या आया? मुझे उम्मीद है फॉर्मूला प्रॉपर काम करता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। हाँ जी, आप नाम बताओ अपना। वंदना। वंदना, ये क्लियर है बेटा तेरे को? आपके बराबर में वंदना, आपका नाम क्या है बेटा? आकृति। कंफ्यूजन है? एम और जे क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अल्फाबेट यूज कर लिए। A10, A1, A7, A1, तो कोई भी एक एम बोल दिया, कोई भी जे। एम और जे मतलब कुछ इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पी और कुछ और लिख दे, पी और के लिख दे। बल्कि सुन, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अगर ये नहीं लिखा है ना तो ऐसे लिखियो ए पी माइनस ए के। क्यों? क्योंकि दिमाग से ये हटाना है कि एम और जे कोई कॉन्सेप्ट है। एम और जे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कोई अल्फाबेट यूज करना था, मैंने कर लिया। सही है सबके लिए? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? ठीक है, अच्छा। तो ये बेसिकली आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो मैंने आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखा दिया। अब आ जाता हूं फाइनली क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों के बीच में दो अर्थमेटिक मीन लगाओ, यानी कि -6 कॉमा इधर देखो भाई, -6 और 14। तो बेटा एक बात बताओ, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड, थर्ड, और ये यार डी निकाल लो ना। वंदना ठीक है ये? और तुम बेटा बराबर में, आपका नाम क्या है? मान्या, ठीक है। बताना यार वैल्यू कितनी आई है? 14 नहीं, डेसिमल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सुन, डेसिमल में इसलिए नहीं जाएंगे, नीचे ऑप्शन में डेसिमल नहीं है, तो फ्रैक्शन में रहे। 14 माइनस -6 अपॉन में, और जैसा कि इस बच्चे ने बोल दिया कितना। अब अगेन जैसे कि मैंने बोला था, मुझे यार प्लस माइनस एलसीएम ये सब अच्छा चाहिए तुम्हारा।
ठीक है, और अगर अच्छा नहीं भी है तो कर लो। ये देखो -6 में प्लस करूंगा 20/3, तो इमेजिन करके एलसीएम नहीं ले सकते। 6 3 जा 18, -18 + 20, तो क्या आंसर आ गया? फिर दोबारा प्लस करो 20/3। अब ये और तुमको सर कैलकुलेटर, अरे इसमें फ्रैक्शन में कैलकुलेटर में नहीं कर पाओगे, डेसिमल में जाना पड़ जा रहा है। किस में जाना पड़ जा रहा है? क्या? ठीक है, तो 2/3 प्लस में 20/3, ये जितनी देर में कोई कैलकुलेटर से करेगा उतनी देर में तो आंसर बता देगा। जब तक मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि इतने में इन्होंने आंसर बता दिया, तो मुझे ये तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, ट्वेंटी 2/3 को क्या लिख सकते हो? 7 1/3। ऑल ओके? भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं नहीं करना चाहता, आप कर सकते हैं, कुछ भी खास नहीं है। लैंग्वेज पढ़िए, देखिए कौन सा ऑप्शन उस लैंग्वेज को सेटिस्फाई कर रहा है। लैंग्वेज ये कह रही है कि 3 ऐसे नंबर हो जो एपी हो, यानी कि उनके बीच का गैप बराबर हो, उनका सम 15 हो, उनके तीनों का मल्टीप्लीकेशन 80 हो। ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर भी जो बच्चे अभी नहीं कर पाए थे वो सुन ले। 2 के बाद 8 के बाद 5 क्या कर दो? रुक जा, देख रहा हूं, रुक जा। 2 के बाद 8 के बाद 5, ये एपी। यार पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ऐसा नहीं होता, या तो इंक्रीज 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 या डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। 8 के बाद 2 कम हो गया, फिर 5 बढ़ गया, नहीं है एपी। भाई ए और बी तो नहीं है। 2 के बाद 5 3 ज्यादा, फिर 8 3 ज्यादा, यस एपी है। तीनों को प्लस करो 15 भी आ रहा है, और मल्टीप्लाई करो 80 भी आ रहा है, यस सी है। 8 के बाद 5 3 कम, 5 के बाद 2 3 कम, एपी है। तीनों का सम 15 भी है और प्रोडक्ट 80 है। तो आंसर क्या हो गया? सी और डी। पीछे बुक में भी देख लेना, दोनों मिल जाएंगे आंसर, सी और डी। लेकिन ऐसा मत सोचना कि पेपर में भी ऐसा हो जाएगा। दो दो ऑप्शन टिक करने वाला कोई सिस्टम यहां नहीं है। आपका पेपर एमसीक्यू वाला मशीन से चेक होता है। अगर तुमने गलती से, तुम्हें पता है ऐसा भी होता है कुछ कुछ बच्चों के साथ, ये भी बताना जरूरी है। लगा पड़ा है बच्चा पेपर करने में, सारा टाइम किस में लगा दिया? सॉल्व करने में, सर्कल नहीं करा। आखिरी में जल्दी जल्दी में, मैम बस 5 मिनट, सर बस 5 मिनट। हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का ए लगाना था, वो कहीं पे कुछ ए बी की जगह एक जगह गलत हुआ, और लाइन से सारे गलत हो। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसे का लगा रहा है, मतलब उसने लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट से लगाया जा रहा है। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, और फर्स्ट की जगह पता चला सेकंड का ए लगा दिया। हाँ गलती बता रहा हूं, फर्स्ट की ए की जगह लाइन से गलत। ठीक है? अच्छा तुमको सर, लेकिन फिर आखिरी में एक ज्यादा आएगा आंसर, उसके पास एक ज्यादा होगा। अबे 50 सारे के सारे नहीं करे होंगे उसने, 100 एक आध बीच में स्किप भी करा होगा। ऐसी गलतियां भी होती है, कुछ हो सकता है उसके बाद। क्योंकि अगर सर्कल कर दिया अच्छे से डार्क करके, टीचर ने बोला था अच्छे से डार्क करके आना, अब उससे वो रब भी कर देना, अगर टीचर बोल दे, रिक्वेस्ट करा कि मैम मेरे से गलती हो गई है, आप बताओ क्या करूं, छोड़ दूं? कोई बात नहीं, मेरे 3 महीने खराब जाएंगे। मान ली टीचर ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मैं पेपर अरेंज कर रही हूं, तुम इसे रब करके दोबारा क्या कर लो। तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम इरेज करोगे तो वो हल्का सा स्पॉट रह जाता है, और मशीन के कोई भरोसा नहीं है। मैं देखो, मैं नहीं मानता कि ऐसा एरर होता होगा, लेकिन मन में तो है ना बात कि अगर मशीन ने एरर दिखा दिया, दो दो चीजों को वो रीड कर रहा हो कि 2 सर्कल कर रखे हैं, तो ध्यान रखना। सुनो, क्वेश्चन जैसे ही करा, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही करा, सर्कल उसका क्या होगा? हाथों हाथ, बाद का कोई सिस्टम नहीं। ठीक है? फर्स्ट करा, फर्स्ट का सर्कल हाथों हाथ, 50th करा, फर्स्ट के बाद 50th करा, 50th का सर्कल
हाथों हाथ, बड़ा देख के थोड़ा तसल्ली में। मैं दोबारा से बोलूंगा, मैंने पहली क्लास में ही बोला था, मुझे बैठ के ही पढ़ाते हैं आजकल, पहले तो खड़े होकर पढ़ाते थे बोर्ड पे, आजकल ये सिस्टम आ गया, इसने बिल्कुल ही बैठा दिया हमें। तो हैबिट नहीं है ज्यादा चलने की, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं भी कितना, अगर तेज दौड़ूं तो सिर्फ मन में फीलिंग ही आ सकती है, तेज दौड़ नहीं पाऊंगा, हो सकता है ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करूं गिर भी पड़ूं, ठीक है। और एक पर्सन जो, मैं कह रहा हूं 6 महीने छोड़ो, सिर्फ 1 महीने से डेली हल्की हल्की रनिंग करता है, बताओ कौन तेज दौड़ेगा? वही तेज दौड़ेगा ना। कौन विन ओवर करेगा? अगर मैं उससे कोशिश करूंगा भाई रुक जा, तू कैसे तेज मेरे से दौड़ जाएगा, गिर ही पड़ूंगा, पक्की बात है। तो यानी कि जल्दी दिखाने से जल्दी नहीं होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानना ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म कर दो। 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म कर दो, और 1 घंटे बराबर में बच्चों को देख रहे हो और मन में गाना आ रहा है, ले 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 मजा ले, ठीक है ना। 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में खत्म कर दो, और ऐसे थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, चेक कर रहे हो एक बार कि तुमको मैंने सर्कल गलत तो नहीं कर दिया। प्रैक्टिस से होगा, आप वहां पे कितना ही दिमाग लगा लो उससे कुछ नहीं होगा। फिलहाल यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका 2 ऑप्शन वाला पेपर में कोई सिस्टम नहीं है, आप अभी के अभी करेंगे 21, 23, 24, 25, दोनों सही है, नहीं आएंगे ऐसे, 2 ऑप्शन ऐसे नहीं है। अगर सीरीज में कॉमन डिफरेंस प्लस का है तो प्लस, और अगर माइनस का है तो माइनस। अच्छा, वो प्लस और माइनस जो दोनों, वो तब होता है जब ए माइनस का है, ए माइनस का ही, जैसा क्वेश्चन नंबर 23 में भी है और 24 में भी। सिया नहीं हो रहे? कौन सा कर दिया? फिर से बेटा, कौन सा? देख, अगर नहीं आया तो बता दिया कर।
बेटा देख एक बात बता, जब उसने उसके बीच में 4 टर्म्स पूछी है तो -2 क्या हो गई फर्स्ट टर्म, फिर 4 टर्म बीच में 5, और 23 क्या हो गए 6 टर्म। तेरे को A6 पता है, तेरे को A1 पता है, तो लगाना वो MJ वाला फॉर्मूला। हाँ पूछ लिया कर बेटा, बिल्कुल हेजिटेशन फ्री होके। यही समझ रही हो आप भी बेटा? ये देखो ना, -2 फर्स्ट, बीच में 4 टर्म और 5 टर्म, और एक 23, 6 टर्म। तो A1 कितनी हो गई -2, A6 कितनी हो गई 23। M और J वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या बोला? देखो जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म पूछा है। अच्छा आप नहीं कर पा रही हो अभी, है ना? पहले बोलती तो मैं तुम्हें दे देता। तो इनसे तुम्हारे पास का है कैलकुलेटर? कोई बात नहीं, इनके साथ शेयर तो कर ही रहे हो ना, देख तो लो एटलीस्ट, है ना? हाँ मतलब दिख रहा है ना कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। एक मिनट बेटा। हाँ जी 21 हो गया आपसे? वो n/2 a+l है, अभी बता रहा हूँ। n/2 ब्रैकेट में a+l, याद आया? इस रो में तुम तीनों गर्ल्स कौन सा कर रही हो? तुमसे बेटा 21 हो गया, और 23, एक मिनट बेटा, 23, हाँ ठीक है। हाँ बेटा बोलो। अरे वो फॉर्मूला नहीं होता था। हाँ SL का फॉर्मूला, ठीक है। और सुन, वैसे भी कर सकता है तू। हाँ लेकिन यार वो बहुत लंबी हो जाएगा, 101 बार ट्राई करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल करवाता हूँ। 21 नहीं पता चल रहा? बता रहा हूँ मैं। तन में 23 कर रहा है, 21 तेरा। आपका नाम क्या है बेटा? शुभम। कौन सा कर रहे हो? 24। बाकी हो गए है ना? आप कौन सा कर रहे हो? लास्ट के 3 नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। 24 कर रही हो, 23 और 1 हो चुके। ठीक है, वेरी गुड। आप तीनों गर्ल्स बताओ। 23 नहीं हुआ, 21 हो गया आप लोगों से। वही MJ वाला फॉर्मूला लगाया था, है ना? ठीक है। 24 नहीं हो रहा, बाकी हो रहे, कोई बात नहीं। 24 का फॉर्मूला मैं बताता हूं अभी, सुनो। अरे सुनो, 24 छोड़ दो, जिससे नहीं हुआ अभी, जिससे हो गया अच्छी बात है। 25 करो, 25 करो। आपका नाम क्या बेटा? आपका नाम पूछा था वैसे, सुनैना। और तुमने जारा, वही वाला, वो ब्रांड वाला ना, ZARA है। हाँ भाई, कौन सा कर रहा बता दो दे। 25। अच्छा ठीक है। 21, 22, 23 हो गए तेरे। हिमांशु तू बता, कैलकुलेटर नहीं लाया पहले तो तू। तू कहाँ से आता है? हाँ हाँ पटौदी पता है मुझे। अभी पटौदी से यहाँ आ रहा है। पालम में वो ले लिया है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो पालम से तो मेट्रो ही है डायरेक्ट, तो अब रेगुलर रहेगा ना। ठीक है, कैलकुलेटर लाइयो। और हाँ बेटा, एक मिनट बेटा रुक जाओ। तेरे से हो गए सारे? 23 कर रहा है, 21 हुआ है तेरे से? ठीक है, हाँ बोल जरा। कौन से वाला क्वेश्चन, कौन सा बता? 23। उसने यही तो पूछा है, द सम ऑफ दिस सीरीज इज 52। 24 तो अभी मैंने सिखाना है कुछ, 24 मना करा है, 25 कर लो, ठीक है ना? आपका नाम क्या बताया था बेटा? निधि। हो गए, गुड। आप दोनों कौन सा कर रही हो? ठीक है, 23 हो गया तुमसे। दोबारा बोलो। 32 स्टेप?
यहाँ पे स्टेप ऐसे थोड़ी देखते हैं बेटा, सम में ये थोड़ी देखते हैं। तुझे ये करना चाहिए 8 प्लस माइनस, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, +2 और मान के चल कि आंसर 12 है, तो स्टेप नंबर कितना लेगी, 13। स्टेप नंबर 13 लिया, GT प्लस में 8, वो भी किसका, माइनस वाला, 36 आए, यानी कि ये तेरा आंसर नहीं है। अब 13 पे ट्राई करेगी, दोबारा कर, 8 माइनस का +2 इक्वल टू स्टेप नंबर 14, GT प्लस फर्स्ट टर्म कितना है, 8 माइनस का 52 आ गया। ऐसे करना है, वो बात में स्टेप गलत देख रही हो आप। कौन सा, 23 बता रहा हूं। हाँ जी, इधर देखिए भाई प्लीज, भाई इधर ध्यान देना। क्वेश्चन पहले 21 ही करवा, क्योंकि हो सकता है, मुझे नहीं पता किसी ने कैसे क्या किया है यार। ये तो ए फर्स्ट है और ये ए आपका 6th है, इसमें किसी का डिसएग्रीमेंट या रिलेट ना कर पा रहे हो कि क्या कर दिया ये, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो डी की वैल्यू क्या हो गई, A6 माइनस A1 अपॉन में पांच आ गया कॉमन डिफरेंस, यार रिप्लाई करो। -2 +5 क्रॉस कर दिया, ये भी क्रॉस कर दिया, और आपका आंसर कौन सा हो गया, C। सबके लिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कैसे करें। 23 में सबसे पहले मैंने लिया, और आपका 1 मिनट, 8 किसका है, माइनस का बना दिया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, रुक जा बेटा, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, +2, तो यहां पे प्लस करा, माइनस के 8 में प्लस करा 2 इक्वल टू स्टेप नंबर 12, सॉरी स्टेप नंबर 13। तुमने कहा क्यों ले रहे हो आप ये ऑप्शन, ट्रायल एंड एरर माही, ट्रायल एंड एरर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 12 इज द आंसर, तो स्टेप नंबर में क्या लूंगा, 13 लूंगा बेटा, और उसके बाद सुन GT, उसके बाद प्लस में फर्स्ट टर्म 8, लेकिन किसका, माइनस का, है ना, इक्वल टू, बता वैल्यू कितनी है, कर ले आराम से दोबारा और फिर बता मुझे पता है वैसे वैल्यू क्या आ रही है। नहीं बेटा 36 आया, अभी आपके में कर रहा था 36 आ रहा है, दोबारा कर। आ गया। अब सुन, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे तो सम कितना चाहिए, तो इसे तो क्रॉस कर। अब दोबारा से 8 प्लस माइनस, प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है 2 इक्वल टू स्टेप नंबर 13 अगर मैं मान के चल रहा हूं तो 14 लूंगा, उसके बाद GT, उसके बाद फर्स्ट टर्म को प्लस करो 8, लेकिन किसका, माइनस का, और इक्वल टू, बताओ कितनी वैल्यू है, आ गया 52, तो यानी कि 13 इज माय आंसर। अच्छा 25th हो गया क्या, किस किस का हो गया, मेजोरिटी का नहीं हुआ भी यार। तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि 25th कैसे करना चाहिए, प्लीज देखो यहां पे कोई हेजिटेट और शाय फील करने वाली बात और हाइड करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसने 25 ट्राई करा, अभी नहीं हुआ या समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, हैंड रेस करो। 25th बाकी सबको आता है, निधि 25th, ठीक है, चलो हिमांशु देर से, बहुत बढ़िया। अब जिनसे नहीं आ रहा वो सुनो यार, तुम्हें इधर देखिए सभी, जो खास तौर से जो बच्चे, बेटा 3.5 के बाद 7, यानी कि कॉमन डिफरेंस खुद ही क्या है, दिख रहा है ना,
तो तुम्हें डी मिल गया और तुम्हें 17 तब तक का सम निकालना है। तो बेटा सबसे पहले 3.5 ए लिखा, इसमें कॉमन डिफरेंस खुद 3.5 इक्वल टू स्टेप नंबर, उसके बाद जीटी, उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस यानी कि 3.5 और इक्वल टू, बताओ वैल्यू। जो बच्चे मना कर रहे थे कि हमें क्लिक नहीं कर रहा, वो करेंगे अभी और बताएंगे कि आंसर उनका मैच हुआ कि नहीं हुआ। अब हो गया, हो गया, ठीक है। आपसे बेटा क्या नाम बताया था? प्रथम, प्रणव, ठीक है, सबके लिए ठीक है। चलिए अब लेकिन 24 की अगर बात करते हैं तो 24 में करवा रहा हूं बेटा। ये किसका फॉर्मूला लिखा था मैंने? nth टर्म का, जिसमें डी का मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था। अदर देन ट्रेडिशनल फॉर्मूला मैंने ये फॉर्मूला डी का बता दिया था, ठीक है। अच्छा इधर देखो सभी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी हेजिटेशन फील नहीं करनी है, ठीक है। मेरे को एटलीस्ट किसी तरीके से इंडिकेट करोगे ना कि हमें नहीं आया, तो मैं बिल्कुल आपके रजिस्टर पे बताऊंगा चाहे, ठीक है। बिल्कुल साथ साथ चलना है, पीछे नहीं छूटना बेटा, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा आप सबको पता है, पहली टर्म क्या होती है? a, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस ऑल ओके हैं? अच्छा कोई डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। n/2 इस पूरी सीरीज को सम करने का शॉर्टकट, या नॉट शॉर्टकट, फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1 d, ठीक है। ये सब ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? हिमांशु ए पता है क्या है? फर्स्ट टर्म, डी पता है कॉमन डिफरेंस, और n तो नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखना बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर यहां पे मैं 2a को ऐसे लिख दूं, बिल्कुल सही, तो इससे क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि तुम्हें ये दिख रहा है, ये कौन सी टर्म हो गई? nth टर्म। अब सुनो, सिर्फ एक कोई डेरिवेशन ऐसे लिख के दिखा दिया नहीं, थोड़ा समझो, क्योंकि कई बार समझने में कमी रह जाती है समझाने के बावजूद भी। तभी तो ये होता है कि समझा दिया लेकिन आप कह रहे हो क्वेश्चन अभी हमसे अप्लाई नहीं हो रहा। बेटा इसमें अगर कोई 10 टर्म दे दी, क्या दे दी? तो अगर आपको 10 टर्म दे दी तो आप यहां पे n की जगह क्या रखने वाले हो? 10 रखने वाले हो ना, 10। तो आपका ये एक तरीके से ये कौन सी वाली टर्म होगी? 10th टर्म होगी कि नहीं होगी? ये तो फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी होगी? यानी कि जहां तक मुझे प्लस करना है वहां तक की लास्ट टर्म। क्या बोला? वहां तक की, ठीक है ना। अगर मुझे 100 टर्म तक प्लस करना है तो a मतलब फर्स्ट टर्म है ही, n की जगह क्या रखोगे आप? 100 का टोटल करना है। तो जब तुम यहां पे n की जगह यहां तो रखोगे, यहां पे भी n-1 में जब 100 रखोगे
तो ये कौन सी टर्म निकल के आएगी? 100th टर्म, यानी कि अगेन कौन सी? लास्ट टर्म। तो आज और आज के बाद हमेशा याद रखना कि यहां पे इसी फॉर्मूले को इस वजह से ऐसे भी लिख दिया जाता है जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। n/2 a, और ये जो येलो वाला पार्ट था उसको मैंने क्या लिख दिया? और सबको पता है L स्टैंड्स फॉर। अब लास्ट टर्म का कई बार कुछ बच्चे सोचते पता नहीं कौन सी लास्ट टर्म। अरे जहां तक का टोटल करना है बस वो वाली लास्ट टर्म। 10 तक का टोटल करना है तो 10 इज द लास्ट टर्म। 100 तक का टोटल करना है तो 100 इज द लास्ट। ठीक है, चाहे सीरीज उससे आगे भी हो, लेकिन मुझे जहां तक का टोटल करना है। पक्का? ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक फॉर्मूला है। ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें और इसमें सर कौन सा कब यूज होगा भैया? जब आपका डी दिया जाएगा। जब डी गिवन होगा तो ये वाला लगा देना, जब एल गिवन होगा, लास्ट टर्म गिवन होगा तो ये वाला लगा देना। ऑल ओके? अब क्वेश्चन नंबर आप करेंगे अभी के अभी 24। अब ट्राई करेंगे 24। अब सी है, बस इतना फर्क है, जो तू अभी फॉर्मूला लिख रही है ना, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू लगा रही है, यही चीज तुझे प्रैक्टिस कर करके क्या करनी। देखो भाई सभी, सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला, तो सबको पता है ना। सबसे पहले लिखा एल, मतलब फॉर्मूले में चीजें कैसे पुट की जाए, सॉरी कैलकुलेटर पे चीजें कैसे पुट की जाए एज पर फॉर्मूला, ये थोड़ा सा एक ध्यान देना पड़ता है। देखो मैंने पहले क्या लिखा? एल, उसके बाद प्लस क्या करना है? ए। तो सबको पता है वो प्लस तो क्या होगा, क्या होगा एक्चुअल में? फिर मल्टीप्लाई क्या करना है? एन। एन मुझे क्या पता आंसर क्या है, मैं तो मान के चल रहा हूं क्या है, और डिवाइडेड बाय 2। ये कैलकुलेटर के स्टेप्स है, कोई वो थोड़ी है बोर्ड मास लगा रहा हूं यहां पे, है ना। मैं समझ गया है आपका पॉइंट कि आप ये कह रहे हो कि ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट वाली बात है तब करनी चाहिए ना जब मैं वैसा सॉल्यूशन लिख रहा हूं। मैं तो कैलकुलेटर के स्टेप्स लिख रहा हूं। एक 146 लिख, -4 कर, 1 मिनट बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2। प्लीज बताओ आंसर क्या आया? डिवाइड बाय, क्यों आया? ठीक है, और भी कोई पूछ रहा था यहाँ पे, आप क्या कह रहे थे? ये थोड़ी सी ऐसी बात है पृथ्वी की ना, मतलब इसमें सही गलत जैसी चीजें डिसाइड करने के बजाय जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर लो। चल मैं तेरी बात एक बार देख लेता हूं, ये देख सुनो। ये मुझे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 में तुम्हें पता है ना सम ऑफ एंटम का ही फॉर्मूला है ये। सीधा इसने लिखा 7171, यही था ना यार। और n के नाम पे पता नहीं, और a के नाम पे -4 प्लस में 146। तो कहते हैं इस क्वेश्चन में, हमेशा नहीं कह रहे, इस क्वेश्चन में सर आप वैल्यू पुट कर रहे हो, इससे बेटर है कि क्या करो आप 7171, मैंने कहा बता, मल्टीप्लाई बाय 2, फेयर इनफ है। और बल्कि डिवाइड किससे कर दूंगा? 142 से, तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसे ये बोला है कि जो मैंने करा जो इसमें करे, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हल्का सा फर्क है, जो ठीक लगता है अपनी चॉइस के हिसाब से वो कर लो। ठीक है ना।
ऑल ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है? दोस्तों एक और टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। वैसे तो बस थोड़ा सा ही बचा है, एपी नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट करूंगा। अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, सुनो पहले प्लीज, आपसे बिल्कुल 1 to 1 बात हो रही है। जिस स्पीड में करा रहा हूं ये स्पीड ठीक है या स्लो डाउन करूं? इससे फास्ट तो नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ये? हाँ सिया कह रही यार क्या बोलूं, मैं तो सोच रही स्लो करवा दो, लेकिन माहौल ही नहीं बन रहा यहाँ। अच्छा चलिए ठीक है, इधर देखिए। देख बेटा दिक्कत होती है वो तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है ना? लेकिन बच्चे तुझे अपने आप को, मतलब यहाँ पे जो पर्पस है वो है कि तुम सीख के जाओ, तो उसके लिए आप एज अ रिसोर्स हमें यूज करो, बार बार पूछो, जो नहीं आता करवा लो, खुद आके यहाँ दिखा दो, मतलब बिल्कुल ना वो एक गैप नहीं रहना चाहिए। इधर देखिए भाई प्लीज, यहां पे क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय। अब एक चीज देखो, इसे ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका देख लो बेटा। पहली बात तो ये तुम्हें बता दूं कि ना, सबसे पहले 500 को डिवाइड करो 13 से, और डेसिमल्स को इग्नोर करना, राउंड ऑफ करने के लिए नहीं बोला, डेसिमल को स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर करो। कितना आया? इस 38 का मीनिंग ये है कि 1 से लेकर 500 तक के बीच में 38 नंबर्स ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल है? 13 से। एग्जाम्पल दे देता हूं, पहला होगा 13, नेक्स्ट इज, जब कभी क्लिक ना करे करे ना आंसर, तो दूसरों को सुना करो क्या बोल रहे हैं। तीसरा क्या होगा? चौथा 13 का टेबल चला दिया इन सबने। अच्छा ऐसे 38 नंबर है, और कहां से? 1 से 500, कितना बोला? तो बेटा 1000 को डिवाइड करना, ठीक है वो मुझे पता है। अब इधर देखो, लेकिन पृथ्वी इसमें भी ना कई बार ऐसे चीजें हो जाती हैं, बिटवीन वर्ड आ जाए, फ्रॉम वर्ड आ जाए, तो इनमें भी 76 की जगह हो सकता है तेरे को कभी 75 लेना पड़े, है ना? ये सब हो सकता है। तो अब यहां पे देखो 1 से 500 तक 38 नंबर है, 1 से 1000 तक 76 नंबर है, 76 नंबर है, तो 500 से 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे? 38। 76 में से 38 हटा दो। पहले मैं यही रुक गया, मुझे बताओ ये बात तुम्हारे माइंड में गई, ये ग्रेस्प कर पाए आप लोग? हाँ जी सिया, समझ में आती है बात? सिर्फ क्या कैसे किया ये नहीं, क्या किया है पता है ना? 500 से ज्यादा और 1000 से पहले, 500 के बाद और 1000 से पहले जो नंबर 13 से डिविजिबल थे उनकी क्वांटिटी लिखी है 38। अच्छा सुनो इधर देखो बेटा, साथ के साथ तुम्हें मैं ये फॉर्मूला भी बता देता हूं, फर्स्ट टर्म और बता देता हूं कि 500 के बाद जो पहला नंबर किससे डिविजिबल? 13 से डिविजिबल है, वो कौन सा है पता है? क्या करो, ये 38 थे ना पहले 1 से 500 में, ए निकालने के लिए तुम क्या कर दो, 39 को मल्टीप्लाई बाय 13 कर दो, आंसर क्या आया? यानी कि 500 के बाद वाला वो पहला नंबर जो किससे डिविजिबल है? 13 से। अच्छा अगर तुम्हें लास्ट नंबर चाहिए, क्या चाहिए सर? वो लास्ट कैसे निकलेगा बेटा? 76 को किसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से,
पक्का? अच्छा, फॉर्मूला भी लगा सकते हो अब n/2 और a+l वाला, और नहीं तो ऐसे कर लो, ये लो 507 लिखो क्योंकि तुमने सीखा ये, और तुम्हें पता है ना कि जो आगे का नंबर होगा 13-13 के गैप में आएगा। अभी थोड़ी देर पहले नहीं बोल रहे थे तुम लोग? तो 507 में कॉमन डिफरेंस 13 प्लस करो और इक्वल टू पता है कब तक प्रेस करते रहना? जब तक कैलकुलेटर के डिस्प्ले में क्या ना आ जाए, 988। जैसे ही 988 आए, बस अब तुम्हें इन सबका क्या चाहिए? टोटल। टोटल के लिए क्या दबा देना? और प्लस में 507। और अगर कोई कहे कि मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 a+l, भैया फेयर इनफ है, जो मन करे वो कर। हाँ जी, क्या आंसर आया? 28,405। दोबारा सुने सभी, 1 से 500 के बीच में 38 नंबर ऐसे हैं जो 13 से डिविजिबल है, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कौन से पूछे? 500 के बाद और 1000 से। 1 से 1000 के बीच में 76 नंबर होते हैं जो 13 से डिविजिबल है। तो मैंने 76 में से 38 हटाया तो मुझे मिल गया कि 500 से 1000 के बीच में 38 नंबर्स ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल है? 13 से। ठीक है, अब मुझे ए और एल चाहिए था, फर्स्ट टर्म और लास्ट। मैंने फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तुम्हें पता है 500 के बाद वाला जो नंबर होगा उसकी रैंक कितनी होगी? 39, क्योंकि 500 से पहले कितने नंबर थे? 38। तो 500 के बाद वाला जो नंबर होगा उसकी रैंक कितनी होगी? 39। तो मैंने 39 से मल्टीप्लाई करा, मुझे एक तरीके से 500 के बाद वाला वो नंबर मिल गया जो किससे डिविजिबल है? 13 से। अब मुझे लास्ट टर्म चाहिए और 1000 से पहले चाहिए, तो उसकी रैंक कितनी होगी? 76। मैंने 76 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 988। ये वो लास्ट नंबर है जो 13 से डिविजिबल है और 1000 से छोटा है, क्योंकि अगर इसमें 13 और प्लस करा तो अब वो क्या आएगा? 1001। क्या आएगा? और 1001 जो है वो हमारा 1000 से ऊपर है, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि लिखा है ना क्वेश्चन में बिटवीन 500 एंड 1000। अब दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लगा दो वही वाला n/2 a+l, या फिर मैंने बोला जो अभी आपने एपी में सीखा था, 507 के बाद अगला नंबर जो 13 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 520। 13-13 के गैप में, तो मैंने 507 लिखा। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13। और इक्वल टू तब तक दबाता रहा जब तक कि क्या ना आ जाए? लास्ट टर्म ना आ जाए। और मुझे 988, 507 से 988 तक की सारी टर्म्स का टोटल चाहिए, तो मैंने क्या प्रेस कर दिया? जीटी, और प्लस में फर्स्ट टर्म, क्योंकि वो ऐड नहीं होती है तो बाद में ऐड कर दी, इक्वल टू। आंसर आ गया 28,405। संजीव बता क्या कह रहा है? समझ नहीं आई बात? ये समझ में आ गया? इसकी बात कर पहले। पीछे तुम्हें बेटा, माही तेरे को, तीनों गर्ल्स आप पक्का? ये बीच में गर्ल्स, क्या नाम है बेटा आपका? नहीं, आकृति। तेरे को समझ में आया आकृति? जारा तेरे को? आप कुछ पूछना चाह रही बेटा? क्लियर है आपको? ठीक है। पीछे बॉयज में इस तरफ सबको क्लियर है ये जो मैंने करा? रीजन क्लियर है ना? तरीका तो याद कर लोगे, पहले पता चल जाए क्यों करा ऐसा, वो तो क्लियर है ना सबको? आपको दोनों यहां पे सिया? अच्छा, अब सुनो, संजीव कह रहा है कि सर इसमें फॉर्मूला बताना, कौन सा कह रहे थे आप? अबे यार सुन, ये वाला फॉर्मूला बेटा ध्यान दो। पृथ्वी एक मिनट सुन ले। एन कितना?
ए कितना था, एल कितना था, सॉल्व कर चल। बता 28। संजीव क्लियर है, बाकी सबको भी? अच्छा एक बात है बेटा, एक बात याद रखना, जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस करी हुई है एपीजीपी की, है ना, आप में से ही है पहले से, मतलब स्कूल के टाइम पे, उन्हें तो ये बहुत चीजें जल्दी जैसे एक एक बार बताई उन्हें याद रह जाएगी। जिनकी पहली उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, काम चलाऊ था, पास होना था, ठीक ठीक से मार्क्स लाने थे, चला लिया बस काम, वो भूल जाएंगे। 2 4 5 दिन बाद, ऐसा नहीं अगली क्लास तक भूल जाओगे, 2 4 5 दिन 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो यानी कि उनको सबको क्या करना है, दोबारा से ये सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करना है, दोबारा से ये सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करना है। देखो बड़ी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, और यहां पे ना वो मतलब कोई एंटरटेन करने वाली बात नहीं करनी, यहां पे बिल्कुल हार्श रियलिटी बतानी है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो इस तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे, इस चीज के नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। तो दोबारा बोल रहा हूं, सुन लो। अभी तुमने सारे क्वेश्चन करे हैं ना, आप सबको पता है मेजोरिटी क्वेश्चन आपसे ही करवाए ना। अगर आप 5 10 दिन, मान लीजिए जैसे आज पढ़ लिया, बस यहां से गए, बैग छोड़ा घर में, चलो भाई फ्री, कुछ नहीं रिवाइज, कुछ नहीं, आप अगली क्लास में अटकोगे। फिर अगली क्लास में मान लिया मैं कहता हूं जीपी खत्म कर दिया, एक और क्लास लगा के पूरा एपीजीपी खत्म कर दिया, आपने बस क्या क्लास में सुना, घर पे रिवाइज भी नहीं किया। आप 10 15 दिन बाद देख लेना आपको नहीं आता होगा। अब इसके लिए क्या करें सर, आज जैसे ही बेटा एक बात बता दूं, जैसे ही इसने थोड़ी देर पहले बोला था ना क्यों, भाई जब मैं सीए फाउंडेशन में मतलब कि मैंने एडमिशन लिया था अपने टाइम पे, तो ना मुझे पता था कि हमने अपना पढ़ाई कैसे करी, हमने काम चलाया। और सही बताऊं तो ना कोई टीचर मिलता स्कूल में, और ना बच्चे इंटरेस्टेड होते इतना समझने में, तो फाइनली सब एक जैसे से ही होते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर बट सब एक जैसे से ही होते हैं। ये क्या नाम है इसका, मनित, इसकी 3rd रैंक आई है इंटर के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे, सिंगल डिजिट रैंक, बहुत बड़ी बात होती है। आईसीआई के प्रेसिडेंट का फोन आया था, 3 रैंक होल्डर्स को आईसीआई के प्रेसिडेंट का फोन आता है कांग्रेचुलेशन करने के लिए। इसने फोन नहीं उठाया था 4 5 बार, क्योंकि कह रहा मैं अननोन नंबर से फोन नहीं उठाता। फिर उसके बाद किसी दोस्त ने बोला ऐसी मजाक में, क्या भाई उठा ले, हो सकता है आईसीआई के प्रेसिडेंट का फोन हो, मतलब एक आयरनिकल वे में, ह्यूमरस वे में। इसने कॉल बैक करा, तो फिर वहां से वही रिप्लाई आया जो उसके दोस्त ने मजाक में बोला था कि हेलो मनित, आई एम आईसीआई प्रेसिडेंट, कांग्रेचुलेशन, यू सिक्योर्ड अ 3rd रैंक ऑल इंडिया लेवल पे। और मतलब जो भी आप समझ गए बात को, जिस तरीके से कांग्रेचुलेट करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये बच्चे से ना मैंने पीएनसी की बात चल रही थी यार, ये अगेन इसके लिए बोला गया था, जिनकी रेफरेंस से आया था उन्होंने बोला था कि सर ये हमारा स्टार परफॉर्मर है, पोस्टर बॉय है ये हमारा। तो हमने कहा अच्छी बात है, बड़ा हम भी मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार इतना इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ रहा है हमसे, स्कोर भी अच्छा करेगा। तो मैंने ना इससे जब पीएनसी चालू हुआ ना, तो पीएनसी में कुछ पूछा, मैंने कहा चल ये बता इसका लॉजिक क्या है, तो क्वेश्चन सारे बना देता था, ये लॉजिक नहीं बताते। तो मैं तेरे को वही बता रहा था, पहली बात तो ज्यादा क्यों के पीछे पड़ गयो भाई, तेरे को ना रुका जाए तो पूछियो जरूर, लेकिन परेशान मैंने देखा है, मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। एक बात तो ये, जब मैं 12th के बाद पास हुआ, मुझे पता था कि मुझे कर लेते थे हमारे टाइम पे, जो आज 90+ अच्छे होते हैं, हमारे टाइम पे वो 75 80 85 बस इतने मार्क्स के आसपास आते थे तब भी 100 में से 100 आते थे, लेकिन हमारे ऐसा वाला क्राइटेरिया नहीं था। 12th में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे मैथ्स में आपका 89, ठीक है ना। तो आपको मैं बताऊं कि जब
सीए फाउंडेशन में आए तो मैंने कहा कि पागल नहीं बनाना अपने आप को, मुझे हर चीज के पीछे का रीजन मालूम होना चाहिए। आप यकीन मानना, मैं क्लास खत्म होते ही ना, क्यों का रीजन वैसे तो मैंने खुद ही ढूंढा, लेकिन मैं क्लास खत्म होते ही जैसे घर जाता था ना, तो अगर भूख कंट्रोल हो सकती है तो पहले मैं पढ़ता था। सिर्फ पढ़ना कितना, जो आज करवाया है ना उसे रिवाइज करता था, जिससे भूल ना जाए। आ रही है बात समझ में? और मेरा एक बार में फाउंडेशन क्लियर, एक बार में इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसी हुई कि मुझे पढ़ाई ही छोड़नी पड़ गई और पढ़ाने में आना पड़ गया, और जिसकी वजह से चीजें मेरी आगे मूव नहीं कर पाई, ठीक है ना। लेकिन भाई एक बात बता दूं, मैंने जो मेहनत करी, जितनी करी, उसका इफेक्ट ये है कि मैं आज तक भी उस मेहनत से कमा रहा हूं, आज तक भी उस मेहनत से कमा। तो भैया जितनी जो मेहनत करेगा, ठीक है ना, वो उतना और ज्यादा कमाएगा। मेरे साथ का दोस्त, हम दोनों बिल्कुल इंटेलिजेंट, बराबरी की इंटेलिजेंसी, मार्क्स भी बिल्कुल 2-4% का फर्क होता था बस। जब मैं पढ़ाने में घुस गया तो मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ाना होता है तो टाइम खर्च होता है ना बेटा, पूरे पूरे दिन पैसे ज्यादा कमाने हैं, सेंटर खोल दिया, पैसे ज्यादा कमाने हैं, घर चलाना है, ऐसे वाला मामला हो गया। 50,000 रुपए का ओवरहेड हो गया सेंटर चलाने में ही, तो 2006 में। तो पहले 50,000 कमाओ सेंटर के लिए, फिर अपने घर पे लेके जाओ, तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ गई। मेरा दोस्त साथ का ही मेरे था, वो था बीएससी मैथ्स ऑनर्स, ठीक है ना। उसने एक कंपनी ज्वाइन की, जब वो 17,000 रुपए कमाता था ना बेटा, पहली जॉब उसकी लगी 17,000 रुपए, तब मैं 50,000 रुपए कमाता था 2006 में। और मुझे उस समय ये फीलिंग आई कि अपुनिची भगवान है, ठीक है। 2006 में अगर 10,000 रुपए भी कोई कमाता था ना, तो वो आसपास के लोग बोलते थे अरे 10,000 रुपए कमाता है। जैसे आज के लिए टाइम पे कोई 10 लाख रुपए कमाता हो ना, उस समय 10,000। सुनना ये पूरी बात। उसके बाद उस लड़के ने क्या करा, अपनी पढ़ाइयां चालू रखी, एफिलिएशंस लिए यूएस यूनिवर्सिटीज से, डिस्टेंस लर्निंग के कोर्स होते हैं। उसके बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके प्रोफाइल के थ्रू और उसकी डेडिकेशन के थ्रू, उससे कुछ ना प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स चलाते हैं आईआईएम्स कैलकाटा, उसका वहां पे सिलेक्शन हो गया। डिस्टेंस लर्निंग ही प्रोग्राम होता है, वो वहां पे सेलेक्ट हो गया। उसने वहां से आईआईएम से जो भी कोर्स किया, आज उसकी सैलरी है 7 लाख रुपए महीना। और अब उसके और मेरे बीच में इतना गैप आ चुका है कमाई वाला कि अब वो इस जन्म में फिल नहीं हो रहा। तो कमाने की भी जल्दी बहुत करनी जरूरत है। जो मेरी लाइफ में गलती होगी वो जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले चीजें क्या करनी है अपनी कंप्लीट, और फिर उसके बाद क्या करना है। लेकिन मैं इस क्रक्स ये भी है, गलती भी बता दी अपनी, और तुम्हें यह भी बता दिया कि जितनी मेहनत मैंने करी उसका इफेक्ट ये है कि मेरे को आज तक भी फायदा है, ठीक है ना। तो आई थिंक आज इसी नोट पे बात को खत्म करते हैं। पूरा का पूरा रिवाइज करना और डेली बेसिस पे रिवाइज करना, ठीक है। चल